Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Shabir Bhatti, your physics MDCAT tutor. Students, आज हम बात करेंगे एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर के मुतालिक। आज हम देखेंगे कि जनरेटर में से वो एसी आउटपुट ही क्यों देता है और ट्रांसफार्मर में MDCAT के मुतालिक बारीकियां क्या हैं और कहां कहां से MCQs आ सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसी जनरेटर के बारे में। जनरेटर क्या है, कैसे काम करता है, इसकी ईएमएफ का फार्मूला क्या है और यहाँ से हमें कितने सिंपल से क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पे आते हैं। स्टूडेंट्स, साथ ही हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर क्या है, टाइप्स क्या हैं, हम इसमें किन रूल्स को फॉलो करते हैं, चीज़ें कौन सी सेम रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी, इसके लॉसेस क्या हैं और हम उन लॉसेस को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इन सब टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहले बात की जनरेटर के बारे में। स्टूडेंट्स, जनरेटर की अगर बात की जाए तो जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। स्टूडेंट्स, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। डैट डिवाइस इज कॉल्ड जनरेटर। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट दो तरह से कर सकते हैं हम, या तो डीसी या एसी। या तो जो करंट पैदा होगा वो डायरेक्ट करंट होगा, अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता होगा, अपनी एक ही डायरेक्शन रिमूव करता होगा। सो अगर ऐसी डिवाइस हो जो एक यूनिडायरेक्शनल करंट को पैदा करे, डैट इज कॉल्ड डीसी जनरेटर। और अगर हम पैदा करें करंट ऐसा जो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, जिसकी डायरेक्शन बदलती रहती है, डैट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। अब जरा नोट कीजिएगा कि अगर तो जब बात की जाती है एसी जनरेटर की, तो फिर हमें कुछ ख़ास चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है इसको बनाने के लिए। अगर तो हम बात करते हैं एसी जनरेटर की, तो स्टूडेंट्स हमें चाहिए सबसे पहले आर्मेचर, जिसको हम कॉइल भी कहते हैं। आर्मेचर के साथ साथ हमें स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं मैग्नेट्स, क्योंकि मैग्नेट्स की मौजूदगी में जनरेटर काम करता है। साथ हमें चाहिए कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस पोरस होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कनेक्ट करने में किसको, वायर को किसके साथ, आर्मेचर के साथ। और साथ में चाहिए होते हैं स्लिप रिंग्स। स्टूडेंट्स, जो स्लिप रिंग्स होते हैं ना, स्लिप रिंग्स बेसिकली ऐसी डिवाइस है, ये दो स्लिप रिंग्स है जो पोलैरिटी को चेंज करने में हेल्प देते हैं। ये सारा काम पोलैरिटी के चेंज का स्लिप रिंग्स की वजह से ही होता है। अगर हम जनरल वे में देखें कि हमारे पास एक कुछ इस तरह से कॉइल मौजूद है, दिस इज आर्मेचर, और हमारे इस आर्मेचर को कनेक्ट किया जाता है प्रॉपर स्लिप रिंग्स के साथ। ऐसे नोट कीजिएगा, यहाँ पे स्लिप रिंग्स, यहाँ पर भी ऐसे ही कार्बन ब्रश के साथ स्लिप रिंग्स की बात करते हैं हम। और स्टूडेंट्स, उसके साथ हम यूज़ करते हैं वायर्स जो कनेक्ट होती हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, ताकि वो चेक कर सकें कि करंट इंड्यूस हो भी रहा है या नहीं हो रहा। जबकि ये सारा काम स्टूडेंट्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सारा काम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल की
मौजूदगी में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवा रहे होते हैं इस आर्मेचर के अंदर से, और जब इस आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड की जब मौजूदगी में रोटेट करना शुरू करता है तो रोटेशन ऑफ कॉइल की वजह से इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा होता है। इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट पैदा होता है और इंड्यूस होती है ईएमएफ। जो ईएमएफ इंड्यूस होती है स्टूडेंट्स, हम उसे कहते हैं एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप ज़रा नोट कीजिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एसी जनरेटर डिपेंड करती है किन किन चीज़ों पे? डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे। नंबर ऑफ टर्न्स के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे उसके साथ ही स्टूडेंट्स डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, या जिसको हम एरिया ऑफ कॉइल भी कह सकते हैं। उसी के साथ डिपेंडेंस है इन एक्सटर्नल मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एंगल पे। अब ये एंगल किस किस के दरमियान है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। दिस एंगल इज बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द आर्मेचर। मतलब कि जो हमने हाथ में अप्लाई की हुई है, दिस एंगल इज बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है मैग्नेट्स की मदद से। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एंगल 90 हो जाएगा ना, तो हम ये बात कह सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, अगर मैक्सिमम ईएमएफ हम चाहते हैं तो उसके लिए जो एंगल है उसको 90 होना चाहिए। जैसे ही आप एंगल 90 कर देंगे हमें गेन हो जाएगा मैक्सिमम ईएमएफ का फार्मूला, विच इज़ ई नॉट इज़ इक्वल टू एन ओमेगा ए बी। स्टूडेंट्स का याद करने के लिए मैं कहा करता हूँ कि याद करें कि जो ई नॉट है वो नवाब है, एन ओमेगा ए बी नवाब, और जो सिंपल ईएमएफ है डायरेक्ट इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा। इससे बच्चों को याद करने में आसानी होती है फार्मूला को। अगर स्टूडेंट्स मैं इस वैल्यू को ई नॉट को इसकी जगह पर पुट करूं तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से सामने आता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। नाउ दिस इज द फार्मूला विच इज़ डिस्क्राइबिंग कि ईएमएफ डिपेंड करती है मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट पे और साथ साथ एंगल पे। एंगल के चेंज करने पर हम ईएमएफ के अंदर प्रॉपर चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ज़रा नोट कीजिएगा, अगर तो मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स 0 डिग्री की, अगर तो एंगल 0 हो तो तब केस क्या होगा, या फिर हम बात करते हैं 30 डिग्री की, अगर एंगल 30 डिग्री हो तो फिर केस क्या होगा, या हम स्टूडेंट्स बात करते हैं 45 डिग्री की, या हम बात करते हैं 60 डिग्री की, या फिर हम बात करेंगे 90 डिग्री की। अभी इन सब को पढ़ने के बाद हम प्रॉपर देखेंगे भी कि चेंज किस तरह से आता है। साइन 0 बिकम्स 0, तो फिर इस केस में हमारे पास जो ईएमएफ है वो 0 पैदा होती है अगर एंगल 0 हो वेलोसिटी और फील्ड के दरमियान में। साइन 30 इज़ 1/2 और यहाँ पर जो ईएमएफ पैदा होती है वो मैक्सिमम का हाफ पैदा होती है। साइन 45 इज़ 1/√2, तो यहाँ पर 70% ईएमएफ जनरेट होगी मैक्सिमम के। साइन 60 इज़ √3/2 विच इज़ 0.866, तो यहाँ पर 86.6% ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होती है। साइन 90 इज़ 1, स्टूडेंट्स यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ ही पैदा हो जाएगी। और अगर हमारे पास ये फार्मूला ईएमएफ का आ रहा है तो ये बात कहना गलत नहीं है
कि जो करंट का फार्मूला होगा वो होगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा। नोट कीजिएगा ये हमारे सिंपल फार्मूलाज आ गए किसके, जो हमने जिससे ईएमएफ को इंड्यूस किया है। अगर मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँ कि ईएमएफ पैदा हो चुकी, करंट पैदा हो चुका, हम बात करना चाहते हैं कि यहाँ से कैसे पता लग रहा है कि वो करंट एसी था, तो वो कंफर्म हमें फार्मूला से नहीं होता। स्टूडेंट्स ये चीज़ देखने के लिए करंट एसी था कि डीसी, हम प्रॉपर डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे ज़रा नोट कीजिएगा, फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक कॉइल है जिसे हमने कुछ यूं प्लेस किया है। नाउ दिस इज द फर्स्ट कॉइल। जब रोटेट किया स्टूडेंट्स हमने इसको, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। रोटेट करने के बाद दिस इज द पोजीशन ऑफ द कॉइल। देन जब फर्दर रोटेट हुआ तो इट बिकम समथिंग लाइक दिस। ये इसकी फर्दर रोटेशन है। स्टूडेंट्स इसके बाद जब ये दोबारा रोटेट होगा तो दोबारा इसी पोजीशन में आ जाएगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ आर्मेचर आफ्टर रोटेशन, और फिर कुछ देर के बाद वो सेम पोजीशन वही गेन करेगा जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था। जैसे कि ये, अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ये ईएमएफ हमने जनरेट करना है इस कॉइल के अंदर, और मैं इसको नाम दे रहा हूँ कि दिस इज़ ए बी सी डी, और मैं बात करता हूँ ए बी की। स्टूडेंट्स ये मेरे पास ए बी मौजूद है। दिस इज़ ए बी। जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सेम तरीके से मौजूद है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ प्रेजेंट, क्योंकि लाजमी सी बात है मैग्नेट्स की तो ओरिएंटेशन एक ही है ना, तो हमारे पास इन सारे केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इसी डायरेक्शन में होगी। हमने हर केस में मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद ज़रा नोट कीजिएगा, ये आगे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं नाम दे रहा हूँ कि दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी और मैग्नेटिक फील्ड बी। अब ज़रा नोट कीजिएगा, अगर मैं इसको फर्दर सिंपल करना चाहूँ तो ये हमारे पास वो रेफरेंस लाइन है जिसके मुताबिक हमने करंट को निकालना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, दिस इज ओवर थर्ड पॉइंट, दिस इज ओवर फोर्थ पॉइंट एंड दिस इज लास्ट पॉइंट। अब मैं इसको रोटेट करवाने जा रहा हूँ कुछ इस तरह से। इस मोमेंट पर जो डायरेक्शन है किसकी, वेलोसिटी ऑफ ए बी की, दैट इज अलोंग फील्ड। क्योंकि स्टूडेंट्स एंगल ज़ीरो हो गया तो फिर ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो ईएमएफ इज ज़ीरो। अच्छा, रोटेट करने के बाद, क्योंकि देखें ये ऐसे थी ना, ये साइड रोटेट करके ये ऐसे हो जाएगी। अब ए बी ये है, दिस साइड इज ए बी, हमारे पास ये आ गया, दिस इज ए, दिस इज बी, ये। अब स्टूडेंट्स ये कुछ यूं मौजूद थी, इसने ऐसे रोटेट किया, अब ये साइड अंदर को रोटेट करेगी। तो मैंने कहा कि जो ए बी है वो क्रॉस है, वो इनटू द पेज जाना चाह रही है।
कितना वाला एंगल आ गया 90 पे, क्योंकि देखें वेलोसिटी इज इनटू द पेज, फील्ड इज अलोंग दिस, तो एंगल तो 90 बन गया हमारे पास ही। अगर यहाँ से देखें तो ईएमएफ को 90 पर मैक्सिमम होना चाहिए, हमें ये मिल गई मैक्सिमम वैल्यू। फिर यहाँ से ऐसे रोटेशन, यहाँ से फिर इनटू द पेज, तो कुछ यूँ हो जाएगी। अब मेरे पास ये वाली साइड ए बी है, जबकि बिल्कुल शुरू में वहाँ वाली साइड ए बी थी, अब वो आपके ऐसे सामने आ गई है। सो दिस इज बेसिकली ए बी। अब इस हालत में ए बी जाना चाह रही है इस साइड की तरफ, इस तरफ। सो वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साइन 180 भी स्टूडेंट्स 0 होता है। सो जो फील्ड थी वो एंटी पैरेलल थी, तो ईएमएफ अगेन 0। फर्दर नोट कीजिएगा, यहाँ से शुरू किया था दिस दिस, और अब हमने आना है इस तरफ को, दोबारा हम ऐसे आ गए हैं। यहाँ से हमने निकलना है आउट ऑफ द पेज, ताकि वापस हम जा सकें इनटू ओरिजिनल पोजीशन। हमारे पास स्टूडेंट्स जो ये ए बी है, इस ए बी की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आ गई आउट ऑफ द पेज, जिसको मैं डॉट से शो कर रहा हूं। अब वेलोसिटी आउट ऑफ द पेज, फील्ड इस साइड पे, तो कितना एंगल हो गया फिर से 90। लेकिन जरा डायरेक्शन चेक कीजिएगा, वेलोसिटी भला पहले कैसे थी, वेलोसिटी पहले इनटू द पेज थी। अगर मैं फिंगर्स को यूं रखूं और अगर मैं फील्ड की तरफ कर्ल करूं तो करंट कहाँ पे आ रहा है, नीचे। इसको देखें, अगर वेलोसिटी आउट ऑफ द पेज हो और फील्ड यूं हो, करंट कहाँ पे आ रहा है, ऊपर। क्या ए बी के अंदर करंट की सिमत जब पहले नीचे थी अब ऊपर है, क्या करंट पहले से ऑपोजिट नहीं हो गया? करंट क्योंकि ऑपोजिट हो गया है तो हम इसको नेगेटिव वैल्यू में लेके जाते हैं, क्योंकि इट हैज बिकम ऑपोजिट टू द प्रीवियस वैल्यू। और अब पहले की तरह स्टूडेंट्स फिर ये ए, ये बी, और इस केस में इस ए बी ने फिर मूव करना है पैरेलल टू फील्ड। क्या ये और ये तो बिल्कुल सेम नहीं? इसका मतलब भला क्या हुआ कि वी हैव कंप्लीटेड वन रेवोल्यूशन। यहाँ से हमने शुरू किया और सारा घूम के हम दोबारा किधर आ गए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा वापस आ गए। लेकिन इस एक रोटेशन में करंट ने अपनी सिमत चेंज कर ली। जहाँ पहले वो नीचे जा रहा था तो इसमें वो अब ऊपर जा रहा है। करंट की डायरेक्शन हो गई है ऑपोजिट। करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से हम ये बात कह देते हैं कि दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। और अगर स्टूडेंट्स ये पार्ट करंट का पॉजिटिव होता तो ये पार्ट नेगेटिव है। पोलैरिटी हैज चेंज्ड। नाउ दिस जनरेटर हैज चेंज्ड पोलैरिटी ऑफ द करंट। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एसी जनरेटर। ऐसा जनरेटर जो पोलैरिटी को चेंज कर देता है स्टूडेंट्स, हम उसे कहते हैं एसी जनरेटर। अब सिंपल से एक बात हम भी सीखी कि देखें एंगल वाकई वीबी के दरमियान था और वाकई हम यहाँ से एसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने ये बात मुकम्मल तौर पे सीख ली एसी जनरेटर के अंदर। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर, फिर हम इनके क्वेश्चंस को डील करेंगे। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं ऑन ट्रांसफार्मर। ज़रा नोट कीजिएगा, हमने जनरेट किया करंट को। अब हम उस करंट को जनरेट करने के बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस को अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाह रहे हैं। और ऐसी डिवाइस जो हमें अलाउ करती है किसको चेंज करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ट्रांसफार्मर। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच ऑल्टर्स वोल्टेज।
जो वोल्टेज को, जो पोटेंशियल डिफरेंस को ऑल्टर करता है। हम बेसिकली करते क्या है, वोल्टेज को ऑल्टर करते हैं। अच्छा, वोल्टेज को ऑल्टर करने से होता क्या है भला? वोल्टेज को ऑल्टर करने से ऑटोमेटिकली करंट ऑल्टर हो जाता है। करंट जो ऑल्टर होता है वो हमने नहीं किया। हमारा मकसद करंट को ऑल्टर करना नहीं होता, हमारा मकसद वोल्टेज को ऑल्टर करना होता है। लेकिन उसके बाय रिजल्ट में हमें गेन हो जाता है चेंज इन करंट। ट्रांसफार्मर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को ऑल्टर करती है। अब वोल्टेज को ऑल्टर कैसे करती है? हम दो कॉइल्स को इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह ज़रा नोट कीजिएगा। हम बेसिकली दो कॉइल्स को यूज़ करते हैं इन समथिंग लाइक दिस। अगर हम नोट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्रॉपर गेन होता है एक कोर, हमें प्रॉपर एक कोर गेन होती है। अगर हम इस कोर की बात करेंगे, इस कोर के ऊपर हम दो कॉइल्स को वोंड कर देते हैं प्रॉपर। हम इस कोर पे स्टूडेंट्स दो कॉइल्स को वोंड कर देते हैं प्रॉपर। और अब ज़रा नोट कीजिएगा, हम जब इन पर वोंड करेंगे ना कॉइल्स को, तो वोंड करने की वजह से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। ये हमने कॉइल्स को वोंड किया, एक कॉइल इस जगह पे स्टूडेंट्स, जबकि हमारे पास एक कॉइल कुछ यहाँ पे ऐसे आ जाती है, एक कॉइल यहाँ पे। वो कॉइल जिसके साथ आप पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर देते हैं, वो कॉइल जिसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, हम उसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल। वो कॉइल जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस गेन करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को NP से शो किया जाता है, जबकि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को हम शो करते हैं NS से, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स से। अब ज़रा फर्दर नोट कीजिएगा, अगर हमारे पास ये एक कोर है, हमने उस पर दो कॉइल्स को, प्राइमरी को और सेकेंडरी को वोंड कर दिया, जिनके नंबर्स ऑफ टर्न्स आपस में चेंज्ड हैं, तो फिर हमने जितना यहाँ पर EMF देखें, हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया पोटेंशियल, उस पोटेंशियल से इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चेंज हुआ और जिससे इसमें EMF इंड्यूस हो गई। हमने कहा क्योंकि दोनों आपस में बड़ी नज़दीक होती हैं, तो इनके नज़दीक होने की वजह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी में होता है स्टूडेंट्स, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेकेंडरी में भी होता है। क्योंकि दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है, तो आपको ये बात पता है कि EMF इज इक्वल टू -N डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। आप ज़रा नोट कीजिएगा, ये तो इंड्यूस्ड EMF है ना, इंड्यूस्ड EMF के लिहाज से उल्ट पैदा होती है क्या चीज़ भला? आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनी ज़रा, यहाँ आपने अप्लाई किया वोल्टेज, इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे सेकेंडरी में पैदा हो गई इंड्यूस्ड EMF। अच्छा, जो फ्लक्स चेंज इसमें हो रहा है, क्या वही फ्लक्स चेंज इसके अपने अंदर भी नहीं हो रहा होगा? दैट इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। जो आप इस ए को करते हैं ना फॉरन चेंज V में, वो इसी वजह से करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं अगर इसका इंड्यूस्ड है तो फिर इसका भी इंड्यूस्ड लिया जाएगा, जो कि अपने प्राइमरी वोल्टेज के लिहाज से इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि V दोनों का φ/t सेम हो गया, यहाँ पे आ गया V डायरेक्ट ऑफ N
और साथ यहाँ पे आ जाएगा वी पी बाय वी एस इज इक्वल टू एन पी बाय एन एस, रेशो ऑफ वोल्टेज ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल। अगर यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट्स, तो अब ज़रा फर्दर देखिएगा कि चीज़ें ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी चेंज हो रही हैं। वोल्टेज चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तीसरी बात इनके नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज्ड होते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न सेम होते तो फिर क्या फ़ायदा था ट्रांसफार्मर का। नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हैं स्टूडेंट्स, तभी तो हम वोल्टेज को चेंज करते हैं। वोल्टेज का चेंज होने में सारा मेन किरदार है ही किसका, नंबर ऑफ टर्न्स का। नंबर ऑफ टर्न्स चेंज थे तभी वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। अब चीज़ें कौन कौन सी सेम रह रही हैं, अभी हम इन पर बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास ट्रांसफार्मर किस तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं दो ट्रांसफार्मर्स की, और वो कैसे, नोट कीजिएगा। एक को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टूडेंट्स, जबकि सेकंड को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात की जाती है। अगर तो स्टेप अप की स्टूडेंट्स हम बात करें तो स्टेप अप का मतलब ये है कि हम वोल्टेज को, हम आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाना चाह रहे हैं किससे, इनपुट वोल्टेज से। अगर तो हम चाहते हैं कि सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा हो, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को भी ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो तभी तो सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है। स्टेप डाउन मीन्स कि हम सेकेंडरी का वोल्टेज कम कर दें, किससे, प्राइमरी से। अगर तो आपने स्टूडेंट्स वोल्टेज करना है कम, तो सेकेंडरी के वोल्टेज कम करने का मतलब है कि आप सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को ना प्राइमरी से कम कर दें। जैसे ही सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली सेकेंडरी का वोल्टेज भी प्राइमरी से कम हो जाएगा। अब अगर मैं ट्रांसफार्मर को देखूँ ना, तो हम दो तरह के ट्रांसफार्मर्स की बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, और एक हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की। अगर तो मैं बात करता हूं आइडियल ट्रांसफार्मर की, तो याद रखिएगा कि जब भी आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की जाएगी तो आइडियल ट्रांसफार्मर वो है इसमें लॉसेस नहीं होते, इसमें हम लॉस काउंट नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं कि इसमें लॉसेस हो ही नहीं रहे। आइडियल ट्रांसफार्मर वो है जिसमें हम लॉसेस को ज़ीरो मानते हैं, और अगर लॉसेस ज़ीरो हो जाएं तो इसका मतलब सिंपल ये बन जाता है स्टूडेंट्स कि जो इनपुट पावर है ना, वही क्या होगी, आउटपुट पावर। जब लॉस ही नहीं हो रहा तो एनर्जी भी लॉस नहीं हो रही, अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रही तो पावर लॉस नहीं हो रही, फिर जो पावर हम देते हैं वही पावर हम आउटपुट पे गेन कर लेते हैं। अब इनपुट कॉइल वाला कौन सी है, प्राइमरी। पावर होता है वी आई, तो हमने कहा वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। हमारे पास रिलेशन सेम आता है पावर का इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, बिल्कुल सेम आता है। अगर तो यहाँ से देखें ना, तो हम क्या ये वाली बात नहीं कह सकते, ज़रा नोट कीजिएगा कि वी पी बाय वी एस इज इक्वल टू आई एस बाय आई पी। अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो वी पी बाय वी एस इज इक्वल टू आई एस बाय आई पी। यहाँ से मतलब में क्या शो हुआ
कि वोल्टेज डायरेक्ट आता है करंट नंबर ऑफ टर्न्स के, लेकिन इनवर्स आता है किसके, करंट के। जिस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे ना, उस कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें करंट कम होगा। तो हम ये सारा रिलेशन आपस में ज्वाइन, कुछ यूँ भी लिख सकते हैं सारा ज्वाइन करके। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर तो हमारे पास होता प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, फ़र्ज़ कर लीजिए कि इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, अगर तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हो तो फिर रिलेशन वाला कैसा बनेगा, अभी देख लेते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें हम लॉसेस को काउंट करते हैं, उसमें लॉसेस होते हैं। अगर लॉसेस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ज़्यादा पावर देते हैं, पावर इनपुट ज़्यादा होती है, लेकिन पावर आउटपुट हमेशा हमें कम मिलती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो VPIP है स्टूडेंट्स, वो हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन VSIS हमेशा हमें कम गेन होता है। फिर इस केस में आप इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि तो आपस में इक्वल नहीं ना है, फिर वो कम हो जाता है। ऐसे अगर फर्दर बात की जाए यहीं से आगे, तो हमने देखा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेज हम काउंट करते हैं। अगर तो मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं स्टेप अप और डाउन, देखिएगा स्टेप अप में वोल्टेज सेकेंडरी का बढ़ गया था। इसका मतलब भला क्या हुआ है कि अगर सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ा है तो फिर सेकेंडरी में जो करंट है वो कम होना चाहिए प्राइमरी से, और क्योंकि सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो गया था स्टूडेंट्स, तो फिर सेकेंडरी में करंट प्राइमरी से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि हम स्टेप अप और स्टेप डाउन में वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के बजाय अगर हम चाहें तो हम करंट की टर्म्स में भी उनमें फ़र्क कर सकते हैं। ये हमने ट्रांसफार्मर को पढ़ा कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर बेसिकली काम करता है नंबर ऑफ टर्न के लिहाज से। नंबर ऑफ टर्न के लिहाज से कैसे हम इसमें चेंज करते हैं वोल्टेज, और बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अगर देखा जाए तो सेकंड में EMF इंड्यूस हो जाती है। और हमारे पास ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, उनकी वर्किंग लॉसेस के लिहाज से दो तरह की होती है। उनमें वोल्टेज बदलता है, करंट बदलता है, नंबर ऑफ टर्न्स बदलते हैं, तो फिर सेम क्या रहता है भला स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर के अंदर जो क्वांटिटी सेम रहती हैं। अगर तो मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूं तो पावर सेम रहती है। अच्छा, आइडियल चाहे हो या ना हो, चाहे आइडियल हो चाहे प्रैक्टिकल हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट तो हमेशा सेम ही रहेगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट अगर है, इसका भला क्या मतलब हुआ कि जो ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर DC पे काम नहीं करता। क्यों नहीं करता भला? अगर करंट DC है तो ना तो करंट चेंज होगा, ना करंट के चेंज होने से म्यूचुअल इंडक्शन होगी, और ना ही सेकंड करंट पैदा होगा। तो कभी भी ट्रांसफार्मर DC पे काम नहीं करता, ट्रांसफार्मर सिर्फ AC पे काम करता है। और आपने चाहे करंट कम कर दिया चाहे ज़्यादा कर दिया, लेकिन करंट की फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो भी हमेशा सेम रहना चाहिए। ये इन सब चीज़ों पे ट्रांसफार्मर काम करता है। स्टूडेंट्स अगर फर्दर देखें तो हमने पावर का रिलेशन पे डिस्कस कर लिया। अब ज़रा नोट कीजिएगा कि जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं, ये लॉसेस बेसिकली होते क्या हैं। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं हम कि हम किन लॉसेस को डिस्कस करेंगे और उनकी रेक्टिफिकेशन कैसे पॉसिबल है। स्टूडेंट्स अगर तो लॉसेस की बात की जाए तो एक लॉस तो वायर लॉस भी होता है। अगर लॉसेस की बात की जाए स्टूडेंट्स तो एक लॉस हीट लॉस भी है, एक लॉस हीट लॉस भी है। अगर लॉसेस की बात की जाए स्टूडेंट्स तो फिर एडी करंट लॉस भी है।
और अगर लॉसेस की बात की जाए तो हिस्टैरिसीस लॉस भी काउंट होता है, और ये सारे लॉसेस मिल के पावर को इनपुट पावर से कम कर देते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस भी लॉसेस में शामिल है। अब नोट कीजिएगा कि इन सब लॉसेस का मतलब क्या है। जब हमने ट्रांसमिशन करवानी है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा असल में हम लोग ग्रिड स्टेशन के अंदर, हम ग्रिड के अंदर जब बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं, तो पैदा करने पर हम साथ ही उस करंट को प्रोवाइड करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को क्यों? क्योंकि स्टेप अप में वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है जबकि करंट कम हो जाता है। स्टूडेंट्स, करंट के कम हो जाने की वजह से लॉसेस कम होते हैं और जो ट्रांसमिशन ऑफ करंट है वो मोर इकोनॉमिकल हो जाती है। क्योंकि लॉसेस कम है तो अल्टीमेटली हमें भी कम लॉस फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जब हमने करंट प्रोवाइड किया इस तरह से फर्दर इन टावर्स को, इन इलेक्ट्रिक पोल्स पे करंट आगे ट्रांसमिट होता गया वायर्स की फॉर्म में और चलता गया। सब ट्रांसमिशन स्टेप अप पे होती है, करंट कम, लॉस कम। फिर आगे हर डोमेस्टिक एरिया में अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम करंट को स्टेप डाउन कर लेते हैं। जैसे ये स्टेप डाउन होता है, सबसे पहले हम इसको स्टेप अप करेंगे, उसके बाद स्टेप डाउन होगा 11 kV पे, फिर फर्दर स्टेप डाउन होगा ये 400 वोल्ट पे, फिर फर्दर स्टेप डाउन होता है ये 220 वोल्ट पर जो हमारे घरों में आ रहा होता है। और इस तरह से हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ करंट यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। अभी जो वायर्स लगी हुई हैं, इन वायर में लॉस होता है। अगर ये वायर्स अच्छी क्वालिटी की हों, कॉपर की हों, तो ये लॉस कम किया जा सकता है, ख़त्म तो नहीं हो सकता। हीट लॉस, फिर जब ट्रांसफार्मर परफॉर्म कर रहा होता है वोल्टेज चेंज को, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से। अब जो न्यू ट्रांसफार्मर्स हैं उसमें दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। एक, उनकी शेप इस तरह की है कि एयर का पैसेज वर्क करता है कूलेंट के तौर पे। दूसरी चीज़ ये कि हम उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल को इस्तेमाल करते हैं कूलिंग एजेंट के तौर पे। किस जगहों पर तो पॉलीस्टाइरीन की शीट्स भी इस्तेमाल होती हैं एज अ कूलिंग एजेंट। एडी करंट लॉस असल में अगर तो हम पुट कर देते हैं कोर को, कोर में लॉस होता है जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। क्या मतलब है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही हो, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चेंज हो रही है बैक करंट पैदा होता है। वो जो बैक करंट है वो लॉस है। अब हम बात करेंगे सर, हमने जो भी कोर इस्तेमाल किया उस कोर की एक बनती है हिस्टैरिसीस लूप। ये जो लूप है ना, अगर तो ये लूप एरिया स्टूडेंट्स होना ज़्यादा, जैसे ज़रा नोट कीजिएगा, क्योंकि हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं कोर के तौर पे सॉफ्ट आयरन को। अब हमने इस्तेमाल क्यों किया बता सॉफ्ट आयरन को? क्योंकि सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज, हल्के से करंट से मैग्नेटाइज हो जाएगा। करंट बंद होगा तो फौरी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, क्योंकि इसका जो हिस्टैरिसीस लूप एरिया है स्टूडेंट्स वो बहुत कम होता है। क्योंकि इसका लूप एरिया कम होता है, इसीलिए ये अच्छे कोर के तौर पे काम करता है। किस में? ट्रांसफार्मर में। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें ना स्टील की, तो नोट कीजिएगा, अगर तो स्टील की बात की जाती तो स्टील में यही हिस्टैरिसीस लूप एरिया ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। हम कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं स्टील का। स्टील में
ये लूप एरिया ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। अब ये लूप एरिया ज़्यादा हो जाने की वजह से ये हार्ड मटेरियल है, ये बड़ी मुश्किल से मैग्नेटाइज होता है और मुश्किल से डीमैग्नेटाइज होता है। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं आयरन को, क्योंकि हमने सॉफ्ट मटेरियल को यूज़ करना होता है इन ट्रांसफार्मर। तो हम अगर तो कम एरिया वाला इस्तेमाल करेंगे मटेरियल तो लॉस कम हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। और जो एफिशिएंसी हमने देखी इस ट्रांसफार्मर की, तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट टाइम्स 100, जो कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की हमेशा लेस देन 100% ही होती है, अलबत्ता आइडियल की होती है 100%। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि हमें जनरेटर और ट्रांसफार्मर का मुकम्मल नॉलेज हासिल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड, ऐसी डिवाइस जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टैटिकली इंड्यूस करते हैं, मतलब डिवाइस मोशन में नहीं होती लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, वो कौन सी है? क्या वो डायनामो है? क्या वो कैपेसिटर है? क्या वो ट्रांसफार्मर है? या स्टूडेंट्स क्या वो जनरेटर है? तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, स्टैटिकली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को इंड्यूस करता है दैट इज बेसिकली ट्रांसफार्मर। आपने देखा ना, क्या ट्रांसफार्मर में कोई कॉइल मूव कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही, स्टैटिक पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करी जा रहा है, तो वो ट्रांसफार्मर है। अगर तो पूछता डायनामिकली, तो स्टूडेंट्स डायनामिकली होता जनरेटर। जनरेटर भी इंड्यूस करता है लेकिन उसमें कॉइल रोटेट करती है, डायनामिक इंडक्शन जनरेटर में होती है। अब हम फर्दर एमसीक्यू देखेंगे, ज़रा नोट कीजिएगा। हमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड देन ईएमएफ विल बी, ईएमएफ क्या हो जाएगी? अब नोट कीजिएगा, हमें अल्फा दे दिया गया डबल्ड, बीटा 4 टाइम्स, चार्ली 8 टाइम्स, जबकि डेल्टा आ गया रिमेन सेम। डेल्टा कहता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हम तो ये बात स्टूडेंट्स जानते हैं कि अगर तो बात की जाए एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो इट मीन्स के बाद जनरेटर की हो रही है। फार्मूला होता है एन ओमेगा ए बी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ईएमएफ डायरेक्ट आता है ओमेगा के। इफ़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज़ डबल्ड ईएमएफ विल बी डबल्ड, ईएमएफ भी डबल हो जाएगी। अब हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, साथ ही ज़रा नोट कीजिएगा। हमें क्वेश्चन कुछ यूँ बताया जाता है कि इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी is 2/3 and primary voltage is 6 volt, then what will be secondary voltage? फिर सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा? हमें साथ ही ऑप्शंस भी दे दी गई। अल्फा इज़ 6 वोल्ट, बीटा इज़ 9 वोल्ट, चार्ली इज़ 8 वोल्ट, डेल्टा इज़ 18 वोल्ट। स्टूडेंट्स, एक बड़ी सिंपल सी बात सुनिएगा। जैसा कि हम जानते हैं, अगर तो हमने वी एस निकालना है तो फार्मूला कुछ हो जाएगा इस तरह से, एन एस बाय एन पी टाइम्स वी पी। स्टूडेंट्स,
NS/NP को ना, इस चीज़ को रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आउटपुट कॉइल टू इनपुट कॉइल, स्टूडेंट हम इसको टर्न रेशो भी कहते हैं और हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी कहते हैं। अब इसको सॉल्व करना है हमने, ज़रा देखिएगा। NP/NS गिवन था 2/3, तो NS/NP कितना होगा 3/2 टाइम्स 6, यहाँ पे कट गया तो ये आता है 2 3 6, 3 × 3 इक्वल्स वाला किसके आ जाता है 9 के स्टूडेंट्स, तो 9 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। अब हम फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है कि इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी कॉइल इज़ 1:20, वो 1:20 है, तो बताएं कि करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल टू प्राइमरी कॉइल कितना होगा। करंट की रेशो क्या होगी स्टूडेंट्स, हमें साथ ही ऑप्शंस भी दे दी गई। अल्फा ऑप्शन इज़ 1/20, बीटा ऑप्शन इज़ 20/1, चार्ली ऑप्शन इज़ 1/10, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज़ 10/1। अब एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा, हमने ये बात पढ़ी थी कि जो करंट की रेशो है वो हमेशा इन्वर्स आती है नंबर ऑफ टर्न या वोल्टेज के रेशो की। अगर मैं यहाँ करूँ बात तो मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि IS/IP ये उल्ट हो के आएगा NP/NS। मुझे तो वैल्यू गिवन है NS/NP की, NP/NS को उल्ट होना चाहिए, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 20/1। तो इन सारों में से स्टूडेंट्स बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे ना क्वेश्चन हमें ऐसे भी पूछा जाएगा, ज़रा नोट कीजिएगा, और ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। हमें कहा जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल टू नंबर ऑफ टर्न्स टू सेकेंडरी कॉइल is 1:5. If a dry cell of EMF 12 volt is connected to primary coil, then what will be secondary voltage? फिर सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा अगर हमारे पास NP/NS 1:5 है, तो फिर बताइए सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा स्टूडेंट्स। हमें अल्फ़ा ऑप्शन दे दिया गया 12 वोल्ट, हमें बीटा ऑप्शन दे दिया गया 60 वोल्ट, हमें चार्ली ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया 1.4 वोल्ट और डेल्टा ऑप्शन दे दिया गया 0। यहाँ पे फ़ौरन सुनो सॉल्व किया, कहा VS इज़ इक्वल टू होता है NS/NP टाइम्स VP 5 × 12 60 आ गया आंसर। गलत हो गया, क्यों? हमने बोला क्या पढ़ा था, ट्रांसफार्मर ओनली वर्क्स ऑन AC, DC पर तो काम ही नहीं करता। ड्राई सेल का मतलब है कि डायरेक्ट करंट सोर्स है स्टूडेंट्स, इस पे काम नहीं करेगा, हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, आउटपुट विल बी 0, हमें 0 आउटपुट गेन होगी अगर हम इस तरह से डायरेक्ट करंट सोर्स लगा देते हैं ट्रांसफार्मर के साथ। अब फर्दर नोट कीजिएगा, हमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हमें ऐसे कहा जा सकता है कि इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी इज़ 8, और हमें कहा जाता कि जो वोल्टेज प्राइमरी कॉइल का है, द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल इज़ 960 वोल्ट, देन व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल। हमें 7 ऑप्शंस दे दी गई, हमें अल्फ़ा ऑप्शन दे दिया गया 960 वोल्ट के सेम रहेगा, हमें बीटा ऑप्शन दे दिया गया 120 वोल्ट के 120 वोल्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमें चार्ली ऑप्शन दे दिया गया 180 वोल्ट और हमें डेल्टा ऑप्शन दे दिया गया स्टूडेंट्स 0 वोल्ट। अब ज़रा नोट कीजिएगा,
हमने यहाँ पे वी एस निकालना है। हम ये बात जानते हैं कि वी एस इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी टाइम्स वी, यहाँ पर पी आ जाएगा। अब सिंपल देखिएगा, एन एस बाय एन पी, मुझे एन पी बाय एन एस स्टूडेंट्स 8 पता था, ऐसे उल्टी हो गई ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8, 1/8 टाइम्स ऑफ 960। जब डिवाइड किया तो आंसर आया 120 वोल्ट। तो आंसर विल बी बीटा, आंसर बनेगा 120 वोल्ट। स्टूडेंट्स हमें 7 क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं, ज़रा नोट कीजिएगा। हमसे ये भी कहा जा सकता है, स्टेटमेंट ज़रा आपने नोट करनी है कि इफ़ देयर इज़ अ कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए रोटेटिंग विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मूविंग, ज़रा नोट कीजिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा in the presence of magnetic field B with n number of turns, then maximum induced EMF will be, maximum induced EMF कितनी होगी? हमें 7 ऑप्शंस दे दी जाती हैं। n ओमेगा ए बी, बीटा कहा जाता है ओमेगा ए बी, चार्ली कहा जाता है n ए बी, और डेल्टा कहा जाता है हमें ओमेगा बी एन। तो स्टूडेंट्स आउट ऑफ ऑल दिस, हम ये बात तो पहले से जानते हैं ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा नवाब होती है। तो देखा कैसे इस शॉर्टकट ने कितना आसान कर दिया आपके लिए वैल्यू को ढूंढना। नवाब इज मैक्सिमम ईएमएफ, और अगर यहीं पर साथ आप साइन थीटा को अटैच कर देंगे ना, तो ये आ जाएगी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, जो हमें देगी एक सर्टन एंगल थीटा के ऊपर। अब ज़रा फर्दर देखिएगा, जो सवाल 2018 में आ चुका है ट्रांसफार्मर में से, कहा गया था कि इन अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर। स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन है जो 2018 में पास में एमडी कैट के अंदर पूछा जा चुका है कि इन अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर द रिलेशन बिटवीन इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर विल बी। हमें साथ ही जो फर्स्ट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन दी गई, दैट वाज कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। बीटा ऑप्शन में कहा गया कि इनपुट पावर इज लेस देन आउटपुट पावर। चार्ली ऑप्शन में कहा गया कि इनपुट पावर इज ग्रेटर देन आउटपुट पावर, और डेल्टा ऑप्शन में कहा गया कि ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर जहां पे लॉसेस काउंट नहीं ना होते, वहां पे इनपुट पावर आउटपुट पावर के साथ सेम आती है, अदरवाइज हमेशा आउटपुट पावर कम होती है एज कंपेयर टू इनपुट पावर ड्यू टू द लॉसेस। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, 7 क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जरा नोट कीजिएगा कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी आर 50, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी आर 200, इफ प्राइमरी वोल्टेज इज 120 volt and primary current is 3 ampere, then what will be the output power। तो बताइए कि आउटपुट पावर क्या होगी। हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑप्शन दे दिए गए कि अल्फा इज 4 वाट, बीटा बता दिया गया हमें 300 वाट, चार्ली ऑप्शन गिवन था 360 वाट, जबकि डेल्टा ऑप्शन हमें गिवन है 0 वाट। तो एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा, हमारे इस सारे क्वेश्चन में हमने पावर निकालनी थी, और हम ये बात जानते हैं कि जो आउटपुट पावर है ना, अगर तो मेंशन नहीं किया जाता कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो हम हमेशा समझते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर को। तो अगर इक्वल है तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट विच इज इक्वल टू वीपी आईपी। हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 120 टाइम्स 3
इज इक्वल टू 360 वॉट। और आपने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर तो कोई रोल ही नहीं था नंबर ऑफ टर्न्स का, और जिसमें कोई नई बात नहीं है। आपने पहले भी देखा है कि पावर के अंदर कोई भी रोल नंबर ऑफ टर्न्स का कहाँ होता है, नहीं है। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज और करंट एक कॉइल में होना चाहिए सेम, तो फिर आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर जो इनपुट पर है वो ही प्रोडक्ट हमें पावर देगी आउटपुट के ऊपर भी। अब जरा नोट कीजिएगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर का स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, हमें ये कहा जाता है कि इफ वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट is connected to primary coil and output power is 30 watt, then what will be current in primary coil? तो बताइए करंट इन प्राइमरी कॉइल क्या होगा। हमें यहाँ पे अल्फा दे दिया गया 8 एम्पेयर, बीटा दे दिया गया 1/8 एम्पेयर, चार्ली आ गया 6 एम्पेयर, जबकि डेल्टा आ गया स्टूडेंट्स 1/6 एम्पेयर। देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। जब आपने बात की ना कि पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट होती है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, और जब ट्रांसफार्मर की टाइप मेंशन नहीं की गई तो वी ऑलवेज टेक आइडियल ट्रांसफार्मर, और इनपुट पावर होता है VP/IP। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आ जाएगा IP इज इक्वल टू पावर आउटपुट बाय VP। पावर आउटपुट इज एक्चुअली 30 वॉट, VP इज 240 वॉट। अब देखें ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, इस ज़ीरो के साथ 3 8 होता है 24। स्टूडेंट्स आंसर आ गया 1/8 एम्पेयर। और अगर हम इन ऑप्शंस में से देखें तो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये था एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर और उसके तमाम क्वेश्चंस, और यहाँ पर एंड हो जाता है हमारा टॉपिक नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे हमने आज देखा स्टूडेंट्स कि एसी जनरेटर का फार्मूला इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ, फिर उसकी वेव फॉर्म, साइन वेव फॉर्म देता है। फिर हमने देखा कि ट्रांसफार्मर की टाइप्स क्या हैं, पावर के रिलेशंस क्या हैं, टर्न रेशो क्या है, और किस तरह से हमें बेशुमार एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ गया होगा, लेकिन इन केस ऑफ एनी क्वेरी काइंडली कमेंट करें ताकि हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।